Hello student, today we discuss about Lenz law. Lenz law, Lenz का नियम. The Lenz law and Fleming's right hand rule both are used to determine the direction of induced current. Lenz law और फ्लेमिंग्स या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम इन दोनों ही नियमों की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं. इंड्यूस्ड करंट को हम फाइंड कर सकते हैं. सो द लेंज लॉ इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the change or the causes which produce it. Hence, Lenz's law is used to find out the direction of induced current. लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है या उत्पन्न हुई है. सो वी डिस्कस एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ. अब हम लेंज लॉ की व्याख्या को देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, व्हेन द एन पोल of a magnet is moved towards the coil, an induced current is produced in the coil. Then the direction of induced current will be such that it opposes the motion of N pole. Hence, N pole is formed as the face of the coil which is towards the magnet. Thus, the direction of the current will be anti-clockwise. जब हम चुंबक के एन ध्रुव को, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, चुंबक के एन ध्रुव को हम कुंडली के पास लेकर के जाते हैं. ये डायरेक्शन से शो हो रहा है कि हम मैग्नेट के एन पोल को कॉइल के पास में लेकर के जा रहे हैं. तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है. इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध करती है या विरोध कर सकती है. तब यह संभव है, तभी यह संभव हो पाता है जब चुंबक की ओर का कुंडली का तल एन ध्रुव के भांति कार्य करता है. अतः कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होती है. एंड when the n pole is moved away from the coil, induced current is again produced in the coil such that it opposes the causes. Therefore, motion of magnet moving away, therefore at the face towards the magnet, as pole is formed in the coil, thus the direction of current will be clockwise. जब हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो पुनः कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है. इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक से या चुंबक के दूर जाने का विरोध कर सके. यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर का कुंडली का एस तल ध्रुव की भांति कार्य, जो कुंडली की तरफ का तल है वो एस ध्रुव की भांति कार्य करे, तब जो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा होगी वह दक्षिणावर्त होगी, क्लॉकवाइज होगी. लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंज लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ conservation of energy. From the definition of Lenz law, we know that the induced current is always opposed by the causes that produces it. लेंज लॉ कंजर्वेशन नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसकी डेफिनेशन से क्लियर होता है कि जो लेंज लॉ होता है वो प्रेरित धारा जो होती है वो अपने उत्पन्न होने के कारण का अपोज करती है, उसे रोकती है। देयरफॉर देयर इज एक्स्ट्रा वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स, इसलिए उसे उस अपोजिंग फोर्स के भी एक्स्ट्रा में क्या करना होता है, वर्क करना होता है। द वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स रिजल्ट इन द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट जो हमें वर्क करना होता है उसके थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में एक चेंज हो जाता है। हैंस द करंट इज इंड्यूस्ड, और करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। द एक्स्ट्रा वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एक्स्ट्रा वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही कंजर्वेशन का नियम होता है। व्हेन द एंड पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, then by Lenz law, the face of the coil towards magnet becomes end pole and a force of repulsion acts between them. So, to bring the magnet near to the coil, more work has to be done against the force of repulsion. This mechanical energy is changed into electrical energy. So, the galvanometer shows deflection. जब चुंबक के हम उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं जो लेंज के नियमानुसार है, तो कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है और चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। When the north pole is moved away from the coil, the face of the coil will have an induced pole, which will oppose the motion of N pole. Hence, the S pole is induced. This will try to attract the magnet. While moving away from the coil, the work is done against the force of attraction. Thus, the mechanical energy changes into electrical energy. This is shown by a deflection in the galvanometer, but in the opposite direction, and therefore Lenz law is similar to law of conservation of energy. इसी के विपरीत अगर हम देखें तो हमने पहले जब हम उत्तरी ध्रुव को कुंडली से पहले हम पास लेकर आए थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, कुंडली को दूर लेकर के जाते हैं, तो कुंडली का वह तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने में हमें पुनः कार्य करना पड़ेगा। यही यांत्रिक कार्य प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम लेंज का जो नियम होता है उसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के ही समान मानते हैं। दिस इज बिकॉज इट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ बीइंग कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इफ द कॉइल इज इन द ओपन सर्किट then no induced current will be developed. Although the magnet is in the motion, hence in this case no work is done in moving the magnet. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल is used to determine the direction of induced current. According to this rule,
stretch the thumb, forefinger and center finger of right hand in mutually perpendicular direction, such that the forefinger points in the direction of magnetic field and thumb is along the direction of motion of the conductor. The center finger will point in the direction of induced करंट। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत चलाया जाए या चलाते हैं तो चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है कि यदि हम हमारे दाएं हाथ सीधे हाथ को इस प्रकार से स्ट्रेच करें और फैलाएं कि हमारे अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों ही क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि अंगूठा गति की दिशा को प्रदर्शित करता है और तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो हमारी जो मध्यमा होती है, मिडिल फिंगर होती है, सेंट्रल फिंगर होती है, वो इंड्यूस करंट को शो करती है। हमारा अंगूठा, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर चालक की दिशा को या चालक की गति को फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को और ये प्रेरित धारा को अर्थात फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम हमारे दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा अंगूठा, फोर फिंगर, तर्जनी, सेंट्रल फिंगर, मध्यमा ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तब हमारा अंगूठा चालक की गति मोशन ऑफ द कंडक्टर को शो करता है। फोर फिंगर, तर्जनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, सेंट्रल फिंगर, मध्यमा होती है, वो प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस करंट को शो करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्ट स्वप्रेरण। Whenever an electric current is made to flow through the coil suddenly, then the magnetic flux linked with coil increases rapidly. यदि हम कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को क्या करते जाए, बढ़ाते जाए, सडनली एकदम से क्या कर दें, बढ़ा दें, तब मैग्नेटिक जो उस करंट से के साथ में संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो भी क्या होता है, रैपिडली इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। हैंस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप अक्रॉस द कॉइल एंड द इंड्यूस्ड करंट। इसलिए इसके रिजल्ट में प्रेरित धारा और कुंडली के बीच में एक इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अकॉर्डिंग टू लेन्स लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी अपोज टू दैट मेन करंट। लेंज के नियम के अनुसार जो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वो मेन करंट को अपोज करती है, विच अपोजेस द मेन करंट। ऑन द अदर हैंड व्हेन फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज स्टॉप, लेकिन अगर हम क्या करें, इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को स्टॉप कर दें, रोक दें, तो द फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट सर्किट रेड्यूस टू ज़ीरो, तब मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। हैंस अगेंस्ट द इंड्यूस करंट इज डेवलप्ड, लेकिन जैसे ही हम इंड्यूस करंट डेवलप करते हैं, इंड्यूस करंट को उत्पन्न करते हैं इन द सर्किट, बट इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, तब इस कंडीशन में जो हमारा इंड्यूस करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होती है वो मेन करंट की डायरेक्शन में होती है। व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट passing through a coil or circuit changes
The magnetic flux linked with it will also change. As a result of these, in accordance with Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in the coil or the circuit which oppose the changes that causes it. This phenomena is called self-induction. जब भी हम किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन, यहाँ हम सेल्फ इंडक्शन का एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रायोगिक प्रदर्शन को देखेंगे कि द सर्किट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज शोन इन दिस फिगर। हियर L is an insulated copper coil bounded on soft iron core. Cell E rheostat RH and a key K is connected in series to the coil. A bulb B is connected with the coil in parallel. When the key is closed, the bulb glow and then become bright, and when the key is opened, the bulb flashes brightly and when goes out. This is because of self-inductance. When the key is open, the flux linked with the coil decreases to zero. Thus, induced current flow in the direction of main current causes increases in the intensity of current momentarily, and hence the bulb flashes brightly and then it goes out. It is for the reason that if a switch is suddenly made off, then the bulb gets fused. स्वप्रेरण की घटना को हमने इस चित्र में दर्शाया हुआ है, जिसमें हमने एक एल कुंडली ली हुई है जो एक मुलायम क्रोड पर लोहे के टुकड़े पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई है। कुंडली के साथ हमने श्रेणी क्रम में सेल ई, परिवर्ती प्रतिरोध RH और दाब कुंजी K को जोड़ा है। इसके अतिरिक्त हमने इस L कुंडली के समांतर क्रम में एक बल्ब B को भी जोड़ देते हैं। अब हम जैसे ही दाब कुंजी K को दबाते हैं तो बल्ब B क्या होता है, यहाँ पर मंद प्रकाश से जलने लगता है, और जब हम इस कुंजी को हटा देते हैं, इस K को ओपन कर देते हैं, की को ओपन कर देते हैं, तो बल्ब कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलकर बुझ जाता है। ऐसा स्वप्रेरण के कारण होता है। जब विद्युत परिपथ में भंग करते हैं, हम विद्युत परिपथ को भंग करते हैं, करंट को फ्लो होने से रोक देते हैं, तो कुंडली L से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एकाएक कमी होती है। अतः उसमें से जो मुख्य धारा की दिशा में ही प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे बल्ब कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलता है और फिर बुझ जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। When the current is passed through a coil, a magnetic field is developed around it. जब भी हम किसी कॉइल या कुंडली से करंट को पास करवाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एज अ consequence, the magnetic lines of force passes through the coil due to its own magnetic field. इस कारण से उस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चुंबकीय बल रेखाएं
पास होने लगती है। ऑब्वियसली लार्जर विल बी द करंट थ्रू कॉइल, लार्जर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो कराते जाएंगे उसमें से नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, वो भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हैंस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू इट। तब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो उसमें फ्लो होने वाले उस कुंडली में बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है, उसके समानुपाती होता है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई फॉर द करंट आई, देन आई इज प्रपोर्शनल टू फाई। Here phi is magnetic flux and I is current. Therefore phi is proportional to I. Phi is equal to Li, where L is constant. Its value depends upon shape and size. यहाँ पर L एक नियतांक होता है जो उस कॉइल के शेप पर, उसके आकार और आकृति और उसकी लेंथ साइज पर डिपेंड करता है। मीडियम एंड द नंबर ऑफ टर्न्स, जो मीडियम पर भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, इसे ही हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और इसे हम उस कॉइल की कुंडली की स्वप्रेरकत्व गुणांक भी कहते हैं। इफ़ आई इक्वस टू 1, यदि हम आई की वैल्यू को 1 लेते हैं, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, तब इक्वेशन फर्स्ट से फाई is equal to L. Thus, the self-inductance of the coil is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil produced by the unit current. यदि हमने यहाँ पर I इक्वल टू 1 लेते हैं, तब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो भी 1 वेबर हो जाता है, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी हो जाता है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन बाय द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्ती होता है, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d by Li upon dt. Therefore E is equal to L is constant. Therefore E is equal to minus of L di by dt. Here negative sign shows the opposing nature of induced EMF. यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह होता है, ये माइनस का चिन्ह विरोधी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। Therefore di by dt is equal to 1, then E equals to minus of L. Therefore, the self-inductance of the coil is numerically equal to the opposing EMF produced in the coil due to a unit rate of change of current in the circuit. यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। Unit of the self-inductance is Henry. Now from equation first, L is equal to phi by I. Therefore phi is equal to 1 Weber and I is equal to 1 ampere. Therefore L is equal to 1 Henry. The self-inductance of the coil is 1 Henry if a magnetic flux of 1 Weber is produced when current of 1 ampere. Also from equation second, we have L is equal to E by di by dt. E is equal to 1 volt and di by dt is equal to 1 ampere per second. Then L is 1 Henry. Hence the self-inductance of the circuit is 1 Henry if the current varies in it at the rate of 1 ampere per second produced across it and opposing induced EMF of 1 volt. Henry is the big unit. Therefore, millihenry and microhenry are generally used. कि 1 millihenry is equal to 10 raised to the power minus 3 Henry
and 1 microhenry is equal to 10 raised to the power minus 6 Henry. The dimensional formula of self-induction is L equal to E by di by dt. Therefore, the dimensional formula of E is W by Q and the dimensional formula of I is A by T. Therefore, ml square T minus 2 upon AT A by T. The dimensional formula of self-inductance is ml square T minus 2 A minus 2. Self-inductance of a long solenoid. किसी लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का गुणांक. Let us consider about a solenoid. The length of the solenoid is L. The length of the solenoid is L and radius is R. Having n number of turns per unit length, the total number of turns in the solenoid will be n is equal to n by L. Here n is total number of turns. If I current flows through the coil, then magnetic field is given by B equals to mu naught n I. यदि इसमें बहने वाली जो धारा है वो बहने वाली धारा I है, तब उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई के इक्वल होगा. And where mu naught is permeability of air or free space. If the length of solenoid L is very large than its radius, then the magnetic field inside the solenoid can be considered as uniform magnetic field. Hence, the flux linked with the solenoid can be written as phi equals to BA mu naught is equal to mu naught into n into Ia. The total magnetic flux linked with the solenoid is n phi is equal to mu naught n Ia n. Therefore, n phi is equal to Li, where L is coefficient of self-inductance. यहाँ पर L स्वप्रेरकत्व का गुणांक है. Therefore, mu naught n I a n is equal to Li. L is equal to mu naught n a n is equal to mu naught n by L a n. L is equal to mu naught a n square upon n. This is the required expression. This is the expression of self-inductance of a long solenoid. यही लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का गुणांक होता है. Factors dependence on self-inductance. स्वप्रेरकत्व की निर्भरता. First factor is area of cross section of solenoid. परिनलिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर. The self-inductance of the solenoid is directly proportional to its area of cross section. परिनलिका के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ता जाता है. Therefore, L is proportional to A. Second factor is number of turns. The self-inductance of a solenoid is directly proportional to the square of number of turns in solenoid. परिनलिका में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व भी बढ़ता जाता है. Therefore, L is proportional to n square. Third factor is length of solenoid. परिनलिका की लंबाई. Self-inductance of a solenoid decreases on increasing the length of solenoid.
परिनलिका की लंबाई बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व भी कम हो जाता है, अर्थात L is proportional to 1 by inversely proportional L. फोर्थ इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर, परिनलिका के क्रोड की चुंबकशीलता पर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड इंक्रीजेस ऑन प्लेसिंग अ कोर ऑफ हायर परमेबिलिटी। दिस इज द रीजन दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड with soft iron core is greater than that of the air core solenoid. परिनलिका के अंदर अधिक चुंबकशीलता का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि नर्म लोहे की क्रोड वाली परिनलिका का स्वप्रेरकत्व वायु क्रोड वाली परिनलिका के स्वप्रेरकत्व से अधिक होता है। देयरफॉर L is proportional to mu. L is proportional to L is proportional to N square, L is inversely proportional to L, and L is proportional to mu.